अस्सलाम वालेकुम। सबा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं महविश सोहेल चौहान। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 10 दिन का पॉज ले लिया है। वो कहते हैं कि वो मज़ीद 10 दिन जो है ईरान की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। पहले 48 आवर्स, फिर 5 डेज़ का उन्होंने टाइम दिया और अब मज़ीद उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है कि वो हमला नहीं करेंगे ईरान के किसी भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसी बारे से हम बात करेंगे। हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सर 1 महीना होने जा रहा है इस पूरी वॉर को, कैसे देख रहे हैं? किसने क्या पाया, क्या खोया, कौन लीड कर रहा है? जी, अगर इसे जूम आउट करें तो मैं एक स्नैपशॉट देता हूँ। जैसे आप अभी इंट्रो में कह रही थी, टाइम दिया नहीं, टाइम लिया है उन्होंने। अच्छा जी जी, खुद उन्होंने 10 दिन लिए हैं। चौथा दिन उन्होंने कहा था 4 दिनों के अंदर मैं रैप अप करूंगा। चौथा वीक स्टार्ट हो चुका हुआ। बिल्कुल 30 से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है पर डे। 2 बिलियन डॉलर की कॉस्ट है उनकी। 78 आप समझे 78 लाख डॉलर पर आवर की कॉस्ट है अमेरिका की इस ऑपरेशन के अंदर है। 300 मिलियन डॉलर 30 करोड़ डॉलर का नुकसान उठा रहा है इजराइल जो है डेली बेसिस के ऊपर है। डील वाज वेरी मच ऑन द टेबल। अगर आपको याद हो, चौथा दौर था वहाँ के ऊपर जिनीवा के अंदर है। अब देखते हैं उसके अलावा 95% दुनिया का जो ऑयल है वो हुर्मुज़ के अंदर वो ब्लॉक हो चुका है। सॉरी, जो 25% यहाँ से गुजरता है उसका 95% ब्लॉक हो चुका हुआ है। तकरीबन 10 से 13 मिलियन बैरल पर डे जो यहाँ से क्रॉस होता था वो नहीं जा रहा, क्योंकि आपको अगर हम ऑयल के हवाले से ऑयल की प्राइस टैग को देखें तो एक बैरोमीटर है चेक करने का। ईरान किस तरीके से इसके अंदर एक परसेप्शन डेवलप करने में कामयाब हुआ है कि जंग जो है उसकी जीत का जो झुकाव है वो उसकी तरफ जा रहा है। उसके अलावा हम आगे देखते हैं कि ईरान फूड, फर्टिलाइज़र और यहाँ से गुजरने वाला जो फ्यूल है उसको रोक के बैठा है। केमिकल और हीलियम और जितना भी दूसरा मेटल है वो भी यहाँ से नहीं गुजर रहा। अच्छा, हीलियम जो है ना उसके हवाले से भी मैं बात करूँगी कि हीलियम जो है ना वो आपके हेल्थ केयर को जो है ना बहुत इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। और वहाँ पे देखें जो कि ऐसी अद्वियात हैं जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी जाती हैं वो भी वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही। टाइम बाउंड जो है उसकी वजह से भी बहुत बड़ा क्राइसिस है। 90% इनका इंपोर्ट होता है, फूड है, वो भी हम देखते हैं उस तरह से गल्फ स्टेट्स के अंदर नहीं पहुँच पा रहा। और फिर हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव थे उनके ऑर्गेनिक है वो दूर दूर तक हासिल नहीं हो सके। वो तो उसके करीब भी नहीं है। क्या उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी ख़त्म कर दी वेपन की प्रोडक्शन की? बिल्कुल भी नहीं है। डेटरेंस उनका अपनी जगह के ऊपर मेंटेन है। डेटरेंस क्या होता है? विल टू फाइट है। और उसके अलावा जिस तरह हम देखते हैं कि लॉन्चर अभी तक उनके पास है। और 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा डिमोना को उन्होंने स्ट्राइक किया जहां के ऊपर उनका लीडिंग न्यूक्लियर फैसिलिटी है इजराइल की है। तो मुझे लगता है इरानियन जो हैं दे हैव बीन एबल टू एस्टैब्लिश दिस वेरी फैक्ट टू द होल वर्ल्ड है कि हम जो है लंबी जंग के खिलाड़ी हैं, हम यहाँ के ऊपर खड़े हैं। और अभी उन्होंने 1 मिलियन अपने लोग मोबिलाइज किए हैं। हम तो मीडिया में बता रहे हैं कि जो एयरबोर्न 82 यूनिट है उसको मनूवर कर दिया गया और डिस्पैच कर दिया गया वहाँ से ट्रिपोली को। बॉक्सर जो है वहाँ से आ रहा है, एम्फीबियस शिप्स आ रहे हैं, ये हो रहा है। तो भाई 1 मिलियन उन्होंने भी कर दिया। आप 8000 ट्रूप्स के साथ, मरीन्स के साथ कैसे एंटर हो सकते हैं? ईरान में जो 16 लाख अल जजीरा की रिपोर्ट में पढ़ी थी तो उसमें उन्होंने कहा है कि तेहरान के चेक पॉइंट्स पे उन्होंने 12 साल के बच्चे जो है वो उन्होंने उनको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया कि वो उन चेक पॉइंट्स को जो है वो संभालेंगे। उसकी वजह है कि वहाँ पे जो बसीज है, बसीज का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है ये तो वेस्ट बताता है। वो मलेशिया बसीज, मलेशिया नहीं, वहाँ किसानों की बसीज है, टू टीचर्स की, स्कूल के अंदर सारा ये रज़ाकारों का एक पूरा सिस्टम है जो इमाम खुमैनी ने तैयार किया था 1980 से 88 की वॉर में। वो कहते थे ये रज़ाकार नहीं, ये तैयार हैं। और याद रखें ये पूरी कौम के ऊपर उन्होंने जंग वेज की हुई है। इट्स नॉट अबाउट द रजीम ओनली है। आप देख लें, इसीलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। लोग क्या कह रहे हैं कि हम अपने हाउस को इन ऑर्डर कर लेंगे लेकिन पहले ये जो हमारे ऊपर अनड्यू एग्रेशन लॉन्च हुआ हुआ है इसको तो हम मैनेज वहाँ के ऊपर करें। तो 1 मिलियन ट्रूप्स वहाँ पे पूरी डिटर्मिनेशन के साथ जो है उन्होंने मोबिलाइज किया। और मैं बताऊँ बूट्स ऑन ग्राउंड की कोई ऑप्शन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने पहली मीटिंग की अपनी कैबिनेट की, उससे पहले 1 घंटा वो बोलते रहे हैं। उनके मूड, उनके स्विंग्स के ऊपर जो मूड स्विंग्स होते हैं उसके ऊपर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है। वही जेनजी वाली बात ना कि वो अपने डिलूलू में रहते हैं। हाँ बिल्कुल है। और उसी के अंदर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं अपने व्यूअर्स के लिए भी है कि हर दिन उनको 2 मिनट की एक वीडियो दिखाई जाती है जिसका मोन्टाज बनाया जाता है जल्दी। हाँ बिल्कुल। और उसके अंदर सिर्फ जो है वो स्टफ जो ब्लो अप किया गया, धमाके वो दिखाए जाते हैं और ट्रंप तालियां मारते हैं ओवल ऑफिस के अंदर। ये क्या शानदार है। और जितनी डिसेंटिंग की तरफ से दिखाया जाता है उनको वीडियो जो है वो पूरा एक मोन्टाज बना के, मतलब आप हॉलीवुड की तरह से उन्हें वीडियो दे रहे हैं भाई। और उसके अंदर चीखें आप लोगों की एडिट कर रहे हैं। और उसके अलावा डिसेंटिंग वॉइसेस जो आपको बताना चाह रहे हैं कि चीज़ें ऑन ग्राउंड ऐसी नहीं, ग्राउंड रियलिटी है, आप उन्हें हटा रहे हैं। डोंट टेक माय वर्ड्स। ये तो बात कर रहे हैं जो कैंट है जो नेशनल इंटेलिजेंस काउंटर के उनके आप कह लें डायरेक्टर थे जिन्होंने अभी टक्कर कार्सन को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। एक स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस है डोनाल्ड ट्रंप के एंड के ऊपर कि उसे इंटेलिजेंस जो रोका जा रहा है। और उसके अलावा यही बात आपको कांग्रेस के अपर हाउस में सुनने को मिलती है कि वहां पे रिपब्लिकन कह रहे हैं कि अब आपने ब्लैक आउट किया हुआ सारी इन्फॉर्मेशन
का, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ के ऊपर दें। तो मुझे और अभी खबर आ रही है कि जेडी वैंस ने फ़ोन पे बात की है नेतन्याहू की, उसने कहा तुमने क्या हमें गैम्बल में फंसा दिया, तुमने कहा था कि लोग निकलेंगे, पॉपुलर अपराइजिंग होगी, वहाँ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। उनकी वर्किंग पूरी नहीं थी ना, उनको लगा था कि लास्ट ईयर जो थोड़े से लोग निकले थे, प्रोटेस्ट किया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो अभी भी वही लोग निकलेंगे और पलटा जो है वो पलट जाएगा। मैं आपको बताऊं नेतन्याहू को खत्म हो जाएगी, एक्सीलेंट, खत्म हो जाएगी। लेकिन नेतन्याहू को पता था ऐसा कुछ नहीं होगा। वो क्या चाहता है नेतन्याहू, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट इसके अंदर से नेतन्याहू को मिला वो क्या है, वो डिसफंक्शनल ईरान चाहता है, वो एक फ्रेगमेंटेशन चाहता है वहाँ के ऊपर, डेथ डिस्ट्रक्शन के साथ वो चाहता है ईरान को इतना पीछे धकेल दूं और नो मैटर उसकी क्या कॉस्ट है कि ईरान गल्फ स्टेट को हिट करे। मेरे ख्याल में ईरान को दूसरा गधा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, और याद रखें वो कभी नहीं बना सकेगा, क्योंकि ये इराक लिबिया है ही नहीं है, इनकी तारीख है, इनकी हिस्ट्री है रेजिस्टेंस की, उसके अलावा इनका 6000 साल का पर्शियन एम्पायर का पूरी फिलॉसफी है जिसके ऊपर वो 20 मार्च में नौरोज उन्होंने मनाया दिन है। तो मुझे लगता है यहाँ पे सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है किसी हद तक अगर देखा जाए है तो वो नेतन्याहू तो हो सकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट इजरायलियों ने कम पे की है क्या, कि जिस तरीके से वहाँ के ऊपर अपना डेथ डिस्ट्रक्शन, वो जो मिथ थी वो तो बस्ट होगी कि ये इनविंसिबल है, इनको हिट नहीं को कर सकता। किस तरीके से बैरेज वहाँ के ऊपर फेंके जा रहे हैं, एरो 3 काम नहीं कर रहा, और ये हम नहीं कह रहे, टेड पोस्टल कह रहे हैं MIT के सबसे बड़े प्रोफेसर कि उसका काम था कि न्यूट्रलाइज करना जितने मिसाइल आते हैं ऊपर। उसके अलावा ना डेविड स्लिंग काम कर रहा है, ना आपका दूसरा काम कर रहा है, आयरन डोम कर रहा है। थर्ड, अभी मैं कुछ सिर्फ अगर फैक्ट्स बताऊंगा, अमेरिका का सबसे बड़ा ज्वेलरी जो ज्यूल कहते हैं जिसे नेवी का, वो था अमेरिका का ग्रैड फोर्ट, वो जो उनका अब कह लें कि एयरक्राफ्ट कैरियर, वो इस वक्त जो है साइप्रस के आसपास है, क्योंकि उसकी लॉन्ड्री के अंदर आग लग गई। ये तो आप है ना जो आप कह रहे हैं फ्रेंडली फायरिंग के अंदर गिर गए या हिट हो गए, तो जो F-13 ने जो है वो लैंडिंग कर दी हंगामी। उसके अलावा 13 इनकी जो बेसिस हैं गल्फ के अंदर, क्रॉस गल्फ शट डाउन हो गई हुई हैं, होटल ऑफिस की स्पेस के अंदर ये रह रहे हैं, 11,000 उनके फौजी और ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा इनका जो 5th फ्लीट था उसका हेडक्वार्टर बहरीन के अंदर बंद कर दिया गया, सारा नेवल एसेट वहाँ से ऊपर हटा लिया गया। और अभी खबर आई है कि रॉयन मेटल जो कि कंपनी है यूरोप की सबसे बड़ी डिफेंस की, उसके CEO ने एक इंटरव्यू में कहा 1 महीने से ज़्यादा का गोदाम के अंदर इंटरसेप्टर्स नहीं है, टोमाहॉक मिसाइल नहीं है, कि जंग आगे जाती है तो चीज़ें ड्रेन होते चली जा रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कोई डिविडेंड्स यहाँ से हासिल कर नहीं पाए। और बड़ी शानदार बात टोमाहॉक के हवाले से भी जो ना मैं देख रही थी कि 850 टोमाहॉक जो है ना वो US ने इस पूरी वॉर में जो है ना वो यूज़ किए हैं। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब वो ड्रेन हो चुके हैं ना। जब आप टेक्निकल लेवल पे कहते हैं कि हाईली प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक की, मैंने ये कर दिया, तो उसमें एक इल्यूजन, हाइपर कॉन्फिडेंस क्रिएट तो होता है, लेकिन वॉर एक दिन वाली तो नहीं है, वॉर ने तो आगे चलना है। और आप सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी तो खत्म नहीं कर सके ईरान की, वो तो अपना ब्लो बैक करते हैं। अच्छा, ईरान की आप बात कर रहे हैं तो BBC ने एक रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि रशिया जो है वो ईरान को बैक कर रहा है, उनके ड्रोन्स, फूड, मेडिसिन जो है वो उनको भेज रहे हैं, उनको सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सारी इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ईरान खुद तो नहीं ये कर रहा, उनको तो सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये इसकी वी नीड टू टेक थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि आप यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि ईरान कुछ नहीं कर रहा। नो डाउट शैडो वॉर तो है, वो भी अपना BDU-3 की सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन के तहत और लोअर ऑर्बिट के साथ चाइनीज भी हेल्प कर रहे हैं, ये भी कर रहे होंगे। लेकिन आपको देखना पड़ेगा जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस ईरान के लेवल के ऊपर है वो उन्होंने मेंटेन किया अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के साथ और बैलिस्टिक मिसाइल के साथ। इरानियन 21वीं सदी की एसिमेट्रिक वॉरफेयर वेज कर चुके हैं उस मुल्क पे, अमेरिका पे, जो 20th सेंचुरी की कन्वेंशनल कैपेबिलिटी के साथ लड़ाई के अंदर है। याद रखें इनका सारा मिलिट्री का हार्डवेयर जो बना हुआ है वो अगेंस्ट सोवियत यूनियन था, लेकिन इरानियन हैव बीन स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड कि डायनामिक्स वॉर के चेंज हो चुके हुए हैं। 20 से 40 हज़ार डॉलर का ड्रोन उड़ाया और इंटरसेप्टर्स इनके ब्लीड कर दिए वहां पे पैट्रियट। और अभी वो क्या कर रहे हैं, $1500 की सी माइंस को फ्लोट किया हुआ है, करोड़ों डॉलर के इनके जहाज जो है वहां पे डुबोने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप इकोनॉमिकली इनको जो है वो डैमेज कर रहे हैं। बिल्कुल, और याद रखें इनको नहीं कर रहे, पूरी दुनिया को कर रहे हैं। आपने उन पे 47 साल माशी पाबंदियां लगाई, उन्होंने पूरी दुनिया पे पूरे महीने में पाबंदियां लगा दी हैं। अब निकाल के दिखाएं। उन्होंने बताया वॉर को रीजनली हॉरिजॉन्टली हम फैला देंगे और ग्लोबली भी। लेकिन आपको नहीं लगता ये प्लान जो था ये नेतन्याहू का था, इजराइल का था कि वॉर को जो है हॉरिजॉन्टली जो है ना वो फैला दो, और ये काम जो है अब ये ईरान कर रहा है? नहीं, ईरान ने तो पहले से सोचा हुआ था। इसका ये था कि हॉरिजॉन्टली वॉर फैलेगी तो उसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ईरान क्या कहता है, याद रखें ईरान ने क्या बात की है कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो ऑफ कोर्स वो इजराइल को तो करेगा, लेकिन उन्हें पता सेफगार्ड वहां के ऊपर ज्यादा है, तो हम अक्रॉस द गल्फ आपकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर करेंगे। तो मुझे लगता है कि इजराइल जो है वो नाकाम हुआ है, क्योंकि इजराइल ने क्या किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। आपने साइप्रस में हिट करने की कोशिश की, यूके की बेस को है, आपने डियागो गार्सिया के अंदर हिट करने की कोशिश की और इल्जाम इनके ऊपर लगा दिया, क्योंकि वो अभी तक क्लेम नहीं करते इस चीज को। आप टर्की में नाटो की
मिलिट्री बेस को अटैक करते हैं ताकि वहां से किसी सूरत में नाटो को अंदर घसीटा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि वो बड़े स्मार्ट थे, वो इस वक्त इस गैम्बल के अंदर नहीं आए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हेल्प इज कमिंग, तो वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो नहीं आ रही, वो तो कह रहे थे मैं ईरानियों के लिए मैं हेल्प लेके आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है बुरे तरीके से अमेरिका के रिसोर्सेज ब्लीड हुए हैं, बैटल फटीग उनके एंड के ऊपर है, लॉजिस्टिक एग्जॉस्शन उनके एंड के ऊपर है, जितनी कीमतें ऊपर जा रही हैं मोराल उनका उतना ही नीचे जा रहा है, वहां के ऊपर है। और MBS मुझे लगता है इस वक्त रियाद में बैठे सोच रहे होंगे मैंने ट्रंप की फैमिली पर कितना पैसा लगाया, इसके दामाद की अफिनिटी पार्टनर के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर अपने सॉवरन वेल्थ के पोर किए, ट्रंप टावर्स बनाए हमने मिडिल ईस्ट के अंदर है। और डोनाल्ड ट्रंप को पैसिफाई असवेज करने के लिए $1000 बिलियन पिछले साल मई में प्लेज किया कि आपके वहां पे इंडस्ट्री में पोर करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, चिप कंडक्टर के अंदर है। और वो सारा जो द होल आइडिया हैड फॉलन अपार्ट। 10 दिन का अभी टाइम उन्होंने और मजीद जो है वो ईरान को दिया, और उन्होंने कहा है कि ईरान ने मेरे से, उन्होंने कहा था ईरान ने मेरे से 7 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन मैंने उनको 10 दिन का टाइम दिया क्योंकि हमारी एक पॉजिटिव नेगोशिएशंस जो है ना वो चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मुझे बताएं कहाँ पे कोई इसको एंडोर्स कर रहा है। इवन पाकिस्तान जो है वो तरदीद और तस्दीक नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको कहा ना, वो खुद से बात करते हैं, डिलूजनल कैरेक्टर हैं। ईरान हमेशा से फर्म है। कालीबाफ ने जो वहाँ पे स्पीकर है, मुझे लगता है बाकर कालीबाफ ने बड़ी शानदार बात की है, उन्होंने आज ही कहा, उन्होंने कहा उनके स्पीकर का और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है उनका भी नाम जो है उन्होंने अपनी हिट लिस्ट से निकाला है, निकाल दिया बिल्कुल है। और लेकिन याद रखें हिट से निकाला है या नहीं निकाला, क्या ये दोनों फिगर ऐसी हैं कि जिनके स्टांस में कोई डेविएशन हम देखते हैं, वो तो उसी तरीके से मुश्तबा हमनाई की बात को ही आगे पैडल कर रहे हैं। उन्होंने व्हाट्सएप जो है वो चेक ही नहीं किया अभी तक, जो स्टीव विटकॉफ ने किया हुआ था, और इसीलिए इजराइल हिट कर रहा है। और आपको खबर आई होगी कि पाकिस्तान की एम्बेसी के करीब भी हिट किया गया टारगेट। बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आ रही थी कि पाकिस्तान की एम्बेसी के करीब जो है वो हिट किया गया है इजराइल की तरफ से। लकीली शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वहाँ पे सब कुछ सेफ है, लोग हमारे सेफ है, एम्बेसडर्स हमारे सेफ है। अगर कोई एक कंट्री मुज़ाकरात नहीं चाहता तो वो रीजन में इजराइल है, क्योंकि उससे पहले हमने देखा जैसे अली लारेजानी की बात हुई, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया। उसके अलावा अली कायम हानी को उन्होंने पहले दिन न्यूट्रलाइज कर दिया। और अभी भी जो फिगर जो, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, अगर आपको याद हो 4 दिन पहले, कि मैं नाम नहीं बताऊंगा किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं कि अपना ही माइट गेट असैसिनेटेड है। तो मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं, इजराइल कि इन 2 लोगों को उन्होंने असैसिनेट नहीं करना है, तो यही 2 नाम। इजराइल सैबोटाज करने की पूरी कोशिश करेगा इस चीज को। लेकिन मुझे लगता है अमेरिका के अंदर अब एटलीस्ट ये सेंस परवेल कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के एंड तक, कि जो मैं सोचता था 1980 के अंदर खार्क रीजन पे कब्जे का, वो तो नहीं हो सकता। उनका इंटरव्यू वायरल हुआ हुआ 1980 का, बिल्कुल, कि टैंकर वॉर के अंदर उन्होंने कहा हम इस पे कर लेंगे। अब उन्हें लगता है चीजें उतनी ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल नहीं है, और इसीलिए आप देख रहे हैं बार बार जेडी वैंस का नाम दोबारा से सामने आ रहा है। वो डिस्टेंट हो चुके हुए थे, और वो शुरू से इस वॉर के हामी नहीं थे। वो मेगा की उस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं जो कहते हैं अनकॉल्ड फॉर है, अनकैलिब्रेटेड है, मिसकैलकुलेटेड है, पॉइंटलेस वर्ड्स से कोई ताल्लुक नहीं। दोनों जो है उस फ्रंट पे नहीं थे, दोनों नहीं थे। हाँ बिल्कुल, और स्टीव विटकॉफ थे और वो थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा, मुझे तो उसने बताया पीट हेग्सेट है। तो पीट हेग्सेट तो मेरे ख्याल में द मोस्ट इनकम्पिटेंट दे हैव एवर हैड, ठीक है ना, ऑन दिस पोस्ट है। और वो कल दुआ करा रहे थे पेंटागन के अंदर है, वो दुआएं चल रही हैं वहां के ऊपर है। और ये पाकिस्तान में अगर होता ना तो यहाँ पे सेकुलर तबका शोर मचा देता, और वो वहां के ऊपर बाइसेप ट्राइसेप के ऊपर, और जिस तरीके से वो उनके वो टैटू बने हुए हैं, और जिस तरीके से वो पूरी फौज को एक मजहबी नजरियाती मलेशिया के अंदर बदल रहे हैं, होली वॉर का पूरा एक अपना नैरेटिव है वो शेप करते हैं। वो कहता है 931 साल हो गए हैं, सदी पूरी, 1000 साल पूरे हो रहे हैं, हमें उसी तरह से क्रूसेडर्स की तरह जंग वेज करनी चाहिए। तो आप इन अल्फाज को इस तरह से ना देखें, वो पूरे का पूरा एक पूरा नैरेटिव है जिसमें ज़ायनिस्ट एवेंजेलिकल क्रिश्चियन जो है इस वॉर को सलीबी जंगों में बदल रहे हैं। और इसीलिए रशियन और जो चाइनीज थे वो पहला वीक वेट करते रहे, और उन्होंने देखा कि ईरान इस वॉर के अंदर अटेंशन अपनी रख सकता कि नहीं, तो ईरान ने सर्वाइव किया। चेक करें, ईरान ने बहुत स्लोली और ग्रेजुअली जो है उन्होंने सर्वाइव किया, और उन्होंने मैराथन खेलने आया यहाँ के ऊपर है। वो स्प्रिंटर रनिंग नहीं कर रहे थे कि अमेरिकन आए, डिसाइसिव हिट किया और उसके बाद निकल गए। बस वो जो अमेरिका का और जो इजराइल की जो वॉर है, ये इन लोगों का तरीका यही है, तरीका वारदात में कहूंगी यही है कि आओ जल्दी से अटैक करो, रैप अप करो और निकलो। बिल्कुल, इट हैज ऑलवेज बीन देयर पैटर्न। आप यकीन कर लेकिन लंबी रेस का घोड़ा जिसको कहते हैं ना, वो नहीं है। बिल्कुल है। और इरानियन जो है उनकी तो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी ये थी, डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है उनका। उन्होंने क्या किया, 25,000 हमले हुए हैं, 15,000 अमेरिका ने किया, 1,000 ऊपर किए। और यहाँ पे मुझे लगता है हमें लेबनान को भी शामिल करना चाहिए। सदर्न लेबनान के अंदर वो इनकर्जन कर चुके हुए हैं, और उसी के अंदर जो आप पहले बात कर रही थी ना एयाल ज़मीर की, जो उसकी ऑडियो लीक हुई है, उसके अंदर उसने क्या बात की है, उसने बात की कंस्क्रिप्शन लॉज इसलिए बनाने पड़ेंगे कि 1,69,000 स्टैंडिंग आर्मी काम नहीं कर रही। इतने मल्टीपल फ्रंट के ऊपर हमने उन्हें एंगेज किया हुआ है, 4 लाख रिजर्व फौजी भी आ गए हैं, उसके बावजूद कैपेसिटी इश्यूज हैं, वॉर एडिक्ट हुए हुए हैं। ये एयाल ज़मीर उनका आर्मी चीफ है जो ये बात कह रहा है कि हम ड्रेन हो रहे हैं, डीमोरलाइज हो रहे हैं, हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे चीज़ें हैं, और अंदर से डिक्लाइन कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं। और इरानियन जैसे आपने बात की, वो तो पूरी की पूरी 9 करोड़ 20 लाख की कौम है,
और ये पूरी की पूरी जंग आपने वेज की हुई है एक ऐसी ईरानियन कौम के खिलाफ। और याद रखें आप, यू कांट मेंशन दिस कंट्री अलोंग विद जीसीसी कंट्रीज। एक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एक्सिन की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि पेंटागन जो है वो प्रिपेयर कर रहा है एक मैसिव फाइनल ब्लो। उसके हवाले से आपसे बात करूंगी कि क्या आपको लगता है कि जो फाइनल ब्लो होने जा रहा है और इसमें जो वो 4 ऑप्शंस जो है ट्रंप कंसिडर जो कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि पहली उनकी ऑप्शन है कि इन्वेडिंग और ब्लॉकिंग खार्ग आइलैंड। तो उस पे आपको लगता है कि वो कुछ कर सकेंगे? हार्क आइलैंड के ऊपर दोबारा से उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन बनानी शुरू कर दी इरानियंस ने। और हार्क आइलैंड के ऊपर क्या है, हार्क आइलैंड पे 90% वो एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्शन तो नहीं होती, वो तो सारे का सारा जो है पाइपलाइन के थ्रू होता है, तो पाइपलाइन से वो पीछे बंद कर देंगे। और याद रखें अमेरिका को कहीं के ऊपर भी बूट्स ऑन ग्राउंड करने के लिए खुद को एक्सपोज करना पड़ेगा। बूट्स ऑन ग्राउंड की आपने बात की, 1980 में एक अमेरिका ने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ईगल क्लॉ, अगर आपको याद हो। उसमें उनका क्या हाल हुआ था, एक बंदा यहाँ से नहीं लेके जा सके थे, अपने बंदे यहाँ से मरवा के गए थे। डेजर्ट डिस्ट्रक्शन कहते हैं, जहाँ के ऊपर विंड, वहाँ के ऊपर स्टॉर्म जो आ गया था और अपना फ्यूलिंग के दौरान उनके जहाज से उनके हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ और 8 फौजी वहाँ के ऊपर हलाक हुए। और जिमी कार्टर का ऑपरेशन ये 24-25 अप्रैल की रात बुरे तरीके से नाकाम हुआ और 52 के 52 जो इनके आपके एहलकार थे उसके एम्बेसी के, वो वहीं के ऊपर थे, वो डील के नतीजे में बाद में छूटे। याद रखें ईरान की मेमोरी जो है इस हवाले से बड़ी शानदार है, वो स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस फील करते हैं। और अमेरिकन को ये आप यकीन करें कि इसी चीज को लेकर जो आपने बात की कि वो ईगल क्लॉ ऑपरेशन है वो हॉन्ट करता है कि क्या बूट्स ऑन ग्राउंड हम दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि टोपोग्राफी इस तरह से है। और मैं आपको मुझे लगता है यही वो सोच रहे होंगे अभी तक कि हम करें या ना करें। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगी क्योंकि और मैं यहाँ पे ये भी बता दूं, अमेरिका में कॉन्शियस जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसमें फौजी कहते हैं कि हम इसे अखलाकी और कानूनी जंग नहीं मानते, हम इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहते, तो वो क्लेम दायर करते हैं। तो वहाँ जो एक थिंक टैंक है उसकी 3 दिन पहले की रिपोर्ट है और वो टीवी के ऊपर आ भी रहे हैं, बता रहे हैं कि मेजॉरिटी लोग जो है यंग लॉट जो है वो आ रही है, कहती है हम ये जंग नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने कहा, हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा जो मिनाप स्कूल के ऊपर अटैक हुआ है हम उसका पार्ट नहीं बनना चाहते। आज यूएन में भी उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने जाके जो है इसकी शदीद जो है वो मजम्मत किया। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगी कि इन्वेडिंग लार्क आइलैंड जो है इसके ऊपर भी वो आ रहे हैं कि वहाँ उसको भी इन्वेट कर सकते हैं। और फिर तीसरा भी बता दूं कि सीजिंग द स्ट्रेटेजिक आइलैंड ऑफ अबू मूसा, उधर भी आपके 3 छोटे जो है आइलैंड आते हैं। और फिर चौथा उसका जो पॉइंट है वो है ब्लॉकिंग एंड सीजिंग शिप्स दैट आर एक्सपोर्टिंग ईरानियन ऑयल ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द हॉर्मुज। ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर वो सोच रहे हैं कि इन चारों पॉइंट्स में कोई एक जो है वो ट्रम्प जो है वो पिक करेंगे और फिर वहाँ पे जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो करेंगे। और उसके बाद यहाँ से बॉडी बैग्स भी पिक करेंगे। रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान ने एक जो है वो इमेज जो है वो भी जारी किया कि वो आ तो रहे हैं अपने ट्रूप्स के साथ, लेकिन वापस जो है वो बैग्स के साथ ही जा रहे हैं। ऑफ कोर्स दे आर वेरी मच रेडी टू बी अपना रिसीविंग देम। वो तो कहते हैं आए जितनी दफा आना है। और ये बिल्ली को चीचू के ख्याल में ये चारों सिनेरियो बड़े इम्प्रैक्टिकल हैं। और याद रखें इन्होंने इराक के अंदर जो इन्वेजन की थी 1,60,000 फौज लेके आए थे और वो 25% नहीं बनता इसके रकबे का। तो एक 16 लाख अपना मुरब्बा किलोमीटर के इलाके के अंदर आप 8-9 हज़ार के ट्रूप्स लेके आएंगे। आप वहाँ के ऊपर ब्लड बैंक्स लेके आ गए हैं। मुझे लगता है इससे फार करा ये पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ही शॉर्ट है। जो 3 सिनेरियो हो सकते हैं पॉसिबल है जो मुझे लगता है प्रैक्टिकल। पहला सिनेरियो तो ये है कि रिट्रीट कर जाए अमेरिका, इधर से बैकआउट करे, जो कि अनलाइकली लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि किसी ट्रॉफी के बगैर निकले यहाँ पे, जो आपने पहले बात की थी। दूसरा सिनेरियो चाहिए कि वो विन करके यहाँ से निकले। वो बार-बार ईरान को ये कह रहे हैं कि आप लोग अपनी हार कबूल करें, उन्हें करना पड़ेगा। याद रखें हमेशा वॉर के अंदर जो है स्पेकुलेशन होती है और आप जंग शुरू कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। 8 कंट्री पे जाके स्ट्राइक करना जिस तरह अमेरिका ने किया डोनाल्ड ट्रंप के पिछले 1 साल के अंदर, वो कुछ और है। लेकिन यहाँ पे फुल फ्लैज जब वॉर लड़ रहे हैं, दूसरा ये आप एस्केलेशन लैडर के ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं तो वो तो पहले कहते हैं आपको वो यहाँ के ऊपर जो है अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं आपका, और आप सोवियत यूनियन है। रशियन क्या कर रहे हैं, रशियन मिनिस्ट्री कह रही है हम स्कोर सेटल कर रहे हैं, जो आपने हमारे साथ किया था उनके पोलर बियर के साथ। अब अंकल साम की टर्न वहाँ के ऊपर है। और थर्ड ये है नेगोशिएटेड सेटलमेंट है। याद रखें यहाँ के ऊपर कोई जीरो सम गेम नहीं है। ईरानियन पीछे हटने को तैयार है, लेकिन एक इंटरेस्टिंगली ईरानियन ने बड़ी शानदार बात की, आबनाए हुर्मुज़ पे हमारी जुरिस्डिक्शन तस्लीम की जाए। आज तक ये आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं किया गया। और याद रखें वो कहते हैं हम चार्ज क्यों ना करें, अगर स्विस कैनाल के थ्रू मिस्र चार्ज कर सकता है। और याद रखें जो अभी इफेक्ट्स आए हैं लेटेस्ट है उसके मुताबिक ईरान $80 बिलियन सालाना कमा सकता है। और मुझे लगता है अगर उन पर पाबंदियां उसी तरह रहती हैं, आप सैंक्शन रिलीफ उन्हें नहीं देते, तो आपने तो उनके लिए पोटेंशियल रास्ता खोल दिया। और अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ सी 12 नॉटिकल माइल तो उनका टेरिटोरियल वाटर है, उसी में से आपने गुजर के जाना है। शैलो वाटर है, उस दरमियान की छोटी सी पट्टी 2 माइल में जहाज आ रहा है, दूसरी से जा रहा है, तो वो तो भाई उनके घर का दरवाजा है,
ये तो वो डिमांड ही नहीं कर रहे थे जिनीवा के अंदर है। अच्छा, अब उनको डोनाल्ड याद ट्रम्प जो है रखें, वो खुद भी इस मैच से जो है ना वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने उनको इस तरह पकड़ लिया कि वो उनसे जो ना निकला नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके अपने लोग यही कह रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रम्प चाह रहा है कि इसको रैप अप करो जल्दी से जल्दी जितना हो सके, ताकि कोई एक ट्रॉफी जो है वो यहाँ से लेके वो जाए और अपने लोगों को वो दे। वैसे इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मुझे लगता है। और फाइनल हिट जो है ये उसी के लिए मुझे लगता है कि ये तैयारी कर रहे ये होंगे। फ्रस्ट्रेशन है ना, ये पैनिक के मूड के अंदर है। आप एस्केलेशन लैडर बढ़ना चाह रहे हैं, वजह क्या है? एस्केलेशन ट्रैप, यही तो रॉबर्ट वेब कहते हैं। अच्छा, आप देखें कि ईरान क्या चाह रहा है। ईरान अपने हुर्मुज़ का कंट्रोल इसलिए भी करना चाह रहा है क्योंकि गल्फ के तमाम कंट्रीज ने यहाँ से गुजर के जाना है, और उनका अगर ऑयल गुजरेगा तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसे युआन के अंदर करें, तो जो पेट्रो डॉलर की इकोनॉमी है वो पेट्रो युआन में आ जाएगी। और चाइनीज इस चीज से खुश हैं। और याद रखें 1997 आपको लगता है कि ट्रम्प जो है वो ये चीज एक्सेप्ट करेंगे? वो एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन वो बात है कि उसके पास ऑप्शन बड़ी कम है। वो डिक्टेट नहीं कर सकता ईरान को, वो तो सीज फायर करने की बात करता है। ईरानियन क्या चाहते हैं? परमानेंट सोल्यूशन और एडहॉकिज्म की बात ना करें, ताकि 6-8 महीने बाद तो दोबारा से ना आ जाए, कंप्रीहेंसिव डायलॉग करें। यही उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज भेजा। और याद रखें, अगर युआन में हुई तो 1973 की वो अंडरस्टैंडिंग क्या थी है कि हम आपका पेट्रोल लेंगे, आप डॉलर की उसके अंदर पेमेंट लें और वही पैसा हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। 3400 अरब डॉलर तुम्हारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट होनी थी, तुम पिछले साल उधर विजिट करने गए थे, इसकी वजह से नौकरियां चली गई हमारी है। और वो कह रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट होनी थी गल्फ स्टेट से वो नहीं आ पा रही। तो डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल में ही इज बिटवीन हार्ड एंड रॉक प्लेस। डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक और कंट्री है जो कि बड़ी जो इस वक्त जो है ना दुविधा में है, इंडिया। हाँ, उनका भी आपने सुना होगा कि उनका क्या इस सारी सिचुएशन पे मौक़िफ़ आ रहा है। पहले तो वो कहीं दिखे नहीं, पहले वो जाते हैं, इंडिया जाता है, इजराइल पहले इजराइल जाता है, इजराइल में वहां पे होकर आते हैं, उसके अगले 2 दिन बाद जो है इजराइल अटैक करता है ईरान के ऊपर। उसके बाद 26 तारीख को वो वापस आते हैं, 28 को अटैक होता है। पूरे इस सारी सिचुएशन में इंडिया कहीं नज़र नहीं आता है। अब जब पाकिस्तान ने बीच में मीडिएट किया है, फैसिलिटेटर का वो रोल प्ले कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। इंडिया को इस चीज़ की शदीद जलन हो रही है कि हम क्यों नहीं है। वो बाजारी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़क छाप की। कल भी आपने देखा होगा जयशंकर ने जो जयशंकर तुम्हारा लेवल है, तुम्हारे बाप ने डॉक्ट्राइन दिया वहाँ पे न्यूक्लियर, इस जगह के ऊपर तुम उतर आए हो, इस घटियापन के ऊपर है कि हम मीडिएशन कराना चाह रहे हो। याद रखें, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक लेवरेज यहाँ पे बड़ा, हमारा डिप्लोमेटिक क्लाउड 10 मई के बाद बड़ा है। जिस तरीके से आप रीजन के अंदर देख लें, रीजनल स्ट्रेटजी का हम अपना स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। हम ना सिर्फ गल्फ स्टेट्स के अंदर रेलिवेंट हुए हैं मुआहदा करके, उसके अलावा तीनों दुनिया की ग्लोबल पावर जो है उनके साथ पाकिस्तान जो है शोल्डर को रब करता है, रशिया, चाइना और वहाँ के ऊपर। और फिर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर हमने जिस तरह से कोशिश की, मेरे ख्याल में ईरान अगर किसी मुसलमान मुल्क पे ट्रस्ट कर सकता है, इतना वो अरबों पे नहीं करता जितना वो पाकिस्तान पे करता है। और अमेरिका भी चाहता है कि हम उसे रेस्क्यू करें, और हमने कहा कि भाई मुकालमा, डायलॉग, डिप्लोमेसी वो तो हम हमेशा चाहते हैं, और ताकि कंस्ट्रक्टिव रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है। और ये इंडिया पाकिस्तान का कंस्ट्रक्टिव रोल जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इवन जो शशि थरूर है वो शशि थरूर ने पाकिस्तान की इंडोर्स किया है, और वो कह रहे हैं कि इट्स एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया कि हम नहीं आगे आए। बिल्कुल। और 12-13 साल से इनकी जो असल में ये दुनिया के अंदर होने वाली जो इस वक्त पैराडाइम शिफ्ट है, जो पॉलिटिक्स बदल रही है रीजन और इंटरनेशनल लेवल पे, उसको समझने से मोदी कासिर है। जो उसकी 12-13 साल की डिप्लोमेटिक आप कह लें करेंसी थी दुनिया में, वो तो डाइल्यूट हो गई है। और इनका नारा क्या था? विश्व मित्र, कि हम दुनिया के अंदर इतने दोस्त बनाएंगे कि लोग हमसे मशवरा करने आएंगे। तुमसे मशवरा करने आता है अफगानिस्तान, ये तालिबान कब्जा ग्रुप है, इनको दिखाओ ताजमहल है और इनकी दस्तारबंदी करो, इससे बाहर का तुम्हारा लेवल नहीं है। बिल्कुल, इन्हीं को जो है वो ताजमहल दिखाएं, इन्हीं को वो दिखाएं, इंडिया पूरा घुमाएं, पूरे इंडिया का चक्कर लगाएं। उस्मान साहब, थैंक यू सो मच, आपने इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ शेयर की है, अपना एनालिसिस जो है वो शेयर किया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।